Hello everyone, welcome back to another video of human physiology, that is breathing and the exchange of gases। हम इस पूरे टॉपिक के अंदर ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में डिटेल करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको इस वीडियो को क्यों देखना चाहिए, मैं उसके रिगार्डिंग आपसे बात कर रहा हूँ। वीडियो को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि इस पूरे टॉपिक के अंदर आप एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करेंगे। एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन मिलेगा पूरा का पूरा, आपको यहाँ पे समझाया जाएगा कि एनसीईआरटी में नीट के लिए क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको पता है बायोलॉजी के एनसीईआरटी मैक्सिमम लोगों के मुंह से सुना होगा कि ये सफिशिएंट है फॉर नीट एग्जाम, बट हम ये बोलते हैं कि जो 10 से 15 क्वेश्चन जो आते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी आते हैं, तो हमें वो क्वेश्चन कहाँ से प्रिपेयर होंगे, फिर आउटसाइड के जो क्वेश्चन होंगे वो हम कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, हमें वो जानना होगा। तो 10 से 15 क्वेश्चन जो है हमारे आउट ऑफ एनसीईआरटी होंगे, तो वो हमें जानना होगा। तो मैं आपको उस वीडियो में ये 10 से 15 क्वेश्चन कौन से होंगे उनके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा, और बायोलॉजी के पूरी एनसीईआरटी को हम एक्सप्लेनेशन में रखेंगे, यानी पूरी एनसीईआरटी का हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, आपका नीट में हमेशा टारगेट रहना चाहिए 600 प्लस। 600 प्लस आपका नीट स्कोर रहना चाहिए, ये आपका नीट का स्कोर है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे 600 प्लस हमारा स्कोर कैसे रहेगा सर। तो 600 प्लस स्कोर रहने के पीछे रीज़न यही है कि बायोलॉजी का 360 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, 360 मार्क्स का पेपर होगा, और 360 मार्क्स में से आप टारगेट रखें कि आपके कितने मार्क्स आने चाहिए, 340 प्लस और 340, या तो 340 या 340 प्लस में आपके मार्क्स रहेंगे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप इतना स्कोर कवर करना होगा कि आप इजीली से और बेटर स्कोर कर सकें। ठीक है, तो 340 स्कोर इन बायोलॉजी ये बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी के साथ आप अगर वो 10 से 15 क्वेश्चनों को भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे जो और बच्चे नहीं करेंगे, है ना, तो आपको वहाँ पे उसका बेनिफिट आप उठा सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस पूरे टॉपिक के बारे में कि हमें जानना क्या है। इस पूरे टॉपिक में आप बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर है। इन एनिमल किंगडम वी डिटेल अबाउट द इनवर्टिब्रेट्स एंड द वर्टिब्रेट्स। यहाँ पर हम सिर्फ लंग्स के बारे में डिटेल करेंगे, वो भी ह्यूमन के, कि ह्यूमन के जो रेस्पिरेटरी लंग्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वहाँ पे एलुलाई और ब्लड स्ट्रीम के बीच में। दूसरा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसी है ना, यानी आपका एक्सप्रेशन और इंस्पिरेशन जो होता है वो किस टाइप की मैकेनिज्म उसमें इन्वॉल्व हो रही है, कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, किस टाइप का बॉडी की जो बोन्स हैं उनके बीच में उनमें इन्वॉल्व होती है रेस्पिरेशन और एक्सप्रेशन के लिए। दूसरा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कि गैसेस का जो एक्सचेंज है वो एलुलर लेवल पे क्या है और टिश्यू लेवल पे क्या है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। एलुलर लेवल मतलब हो गया लंग्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ब्लड स्ट्रीम, और यानी जो हमारी क्या बोलते हैं ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें, और लंग्स के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं वो एलुलर लेवल हो गया। और अगर हम टिश्यू लेवल पे बात करते हैं तो टिश्यू लेवल हो गया जहाँ पे हमारे बॉडी पार्ट की सेल्स हैं वहाँ पर। फोर्थ यहाँ पर हम डिटेल करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फोर्थ, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, एक ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक पैरे का है पूरा और उसी में सारी चीज़ समझाई गई है। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या, आप किसी भी सिस्टम के बारे में बात करें और उसका डिसऑर्डर अगर आपको दे रखा है तो वो इंपॉर्टेंट है। चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम बात करें, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम बात करें, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम बात करें, इन सबों की जो भी डिजीज है वो सबके सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब हम इस पूरे टॉपिक के बारे में डिटेल करते हैं। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैरा लिखा हुआ है, क्या कह रहा है हम उसे उसके बारे में जानना है। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ ब्रीदिंग और सेकंड वर्ड लिखा है रेस्पिरेशन। दो वर्ड का ध्यान रखें, जितने भी बोल्ड करके वर्ड लिखे होंगे एनसीईआरटी में आपको उनकी डेफिनेशन और उनका मतलब हमेशा पता रहना चाहिए, ये ध्यान रख लेना। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि इससे काफ़ी बार आपको मैं आगे बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से बोल्ड वर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब ये होता है कि आपने नॉर्मली, जैसे अब नॉर्मली अभी आप बैठे हुए हैं तो नॉर्मली आपने क्या करा, CO2 को तो रिलीज किया और ऑक्सीजन का इंटेक किया, तो दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए ब्रीदिंग। यानी हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस
कहाँ से, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, और हमारी जो सेल की यानी सेलुलर जो क्या बोलते हैं, सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कर देते हैं, रिलीज आउट कर देते हैं। इसका थोड़ा बेसिक समझाता हूँ मैं आपको। इस लाइन को पढ़ें एक बार, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। लिखा हुआ है दैट oxygen has to be continuously provided to the cell and CO2 produced by the cell have to be released out। इस पूरे के बीच में एक कहानी लिखी हुई है जो इन्होंने यहाँ पर बोला है। इन्होंने बोला है द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फियर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ ये है क्या। इससे जस्ट पहले आपने डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक पढ़ा है। इन डाइजेस्टिव सिस्टम वी डिटेल अबाउट दी कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की जो प्रोसेस होती हैं, वो डिफरेंट टाइप के जो फूड होते हैं वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करते हैं, फिर ग्लूकोज जो होता है हमारे एक एनर्जी का सोर्स होता है। तो समझें, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। आपने कोई भी फूड खाया, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है आपकी बॉडी में जाएगा और ये यहाँ पर क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। और ब्रेक डाउन करने के बाद ग्लूकोज जो है वो CO2 प्लस H2O प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। आपने क्या समझा, हमारे टिश्यू के अंदर, टिश्यू मतलब हमारी सेल के अंदर, टिश्यू बोल दो या सेल बोल दो, तो हमारी सेल के अंदर क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है। तो वहां पर क्या रिलीज हुई जी, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज, दिस इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं। तो अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट है तो दिस वेस्ट प्रोडक्ट इज रिलीज्ड आउट थ्रू आवर बॉडी बाय द हेल्प ऑफ लंग्स। लंग्स की वजह से, लंग्स की हेल्प से इनको हमारी बॉडी से बाहर रिलीज आउट कर दिया जाता है। वाटर जो होता है उसको हमारी बॉडी वापस यूटिलाइज कर लेती है, दोबारा से यूज में ले लेती है। एनर्जी, किसी भी वर्क को करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तभी जाके तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हुआ। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो हमारे सेल या टिश्यू लेवल में ब्रेक डाउन करेंगे और CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी को सेल यूज कर लेगी। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी टिश्यू के अंदर, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर तो निकालना होगा। तो ब्लड जो होता है वहां पर गैसेज एक्सचेंज होता है टिश्यू लेवल पर, और वहां पर ऑक्सीजन तो टिश्यू को दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लेता है, ब्लड ले लेता है, और फिर उसके थ्रू पूरे पाथ को कंटिन्यू किया जाता है। ठीक है, और ये पूरी प्रोसेस जो है यही क्या कहलाती है, ब्रीदिंग कहलाती है। नाउ यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि अगर आप अपने पाम को अपने चेस्ट पर रखेंगे तो आपकी चेस्ट जो है वो अप और डाउन होगी। ये इस वजह से होगी क्योंकि आपके जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं और ऑक्सीजन को रिलीज आउट कर रहे हैं, इस वजह से होता है। नाउ वी डिटेल हियर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में दे रखा है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। वो क्वेश्चन पहले पुरानी एनसीईआरटी को आप उठा के देखोगे तो उसमें ये नहीं मिलते थे, लेकिन इस बार के एनसीईआरटी में वो टॉपिक कुछ वर्ड ऐड किए गए। वो क्या ऐड किए गए मैं आपको वो यहाँ पे बताता हुआ चलूंगा। तो वो चीज देखते हैं। पहला बोला द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो होती है वो वेरी करती है। वेरी मतलब चेंज होती रहती है। कैसे, अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन एनिमल किंगडम चैप्टर हम इन दोनों के बारे में डिटेल करते हैं। हम डिटेल ये करते हैं कि व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट किसी भी ऑर्गेनिज्म का दो ही हैबिटेट हो सकते हैं। एक तो हैबिटेट उसका एक्वेटिक हो सकता है और दूसरा हैबिटेट उसका क्या हो सकता है, टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक हैबिटेट का मतलब होता है एक्वेटिक हैबिटेट, दूसरा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट का मतलब होता है पानी में पाए जाने वाले जीव, जैसे पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये सब के सब कहाँ पाए जाते हैं, सी के अंदर देखने को मिलते हैं। पाइसिस, फिशिज, उनको भी आप पानी में देखेंगे। कुछ एम्फीबियंस पानी में पाए जाते हैं और लैंड्स पे भी पाए जाते हैं। हेमिकोडेटा
मोलस्का, ये सारे के सारे जीव जो होते हैं वो पानी में पाए जाते हैं और कुछ जमीन पे पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जमीन पे पाए जाने वाला, है ना, यानी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जैसे कि आप टेरेस्ट्रियल यानी एक लैंड पे पाए जाते हो, तो जो लैंड यानी एक जमीन पे पाए जाने वाले को बोलाता है टेरेस्ट्रियल, और पानी में यानी वाटर में पाए जाने वालों को बोलाता है एक्वेटिक हैबिटेट। ठीक है, तो दो हैबिटेट हुआ। अब इसमें एक वर्ड और यूज किया गया है, व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। आप किसी भी चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कोई भी छोटी सी चीज़ जो होती है वो किससे बनती है। तो सबसे छोटी चीज़ हमारे अंदर होती है सेल। सेल यानी टिश्यू। वो टिश्यू जो है, बहुत सारे टिश्यू जो होते हैं वो कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद क्या बनेंगे, एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। ऑर्गन का फॉर्मेशन करा, उस ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। जैसे सेल, पोरीफेरा की मैंने बात करी, तो पोरीफेरा में आप देखेंगे कि उसकी की पूरी जो बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है, सिर्फ टिश्यू की बनी होती है, यानी सेल सेल की बनी होती है, उसके अंदर कोई ऑर्गन नहीं पाया जाता। बट आप सिलेंटेरेटा और सिलेंटेरेटा और टीनोफोरा की आप जब बात करेंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा कि उनमें ऑर्गन पाए जाते हैं। यानी फर्स्ट टाइम जब ऑर्गन को देखा गया तो वो टीनोफोरा में देखे गए थे। उसके बाद के जितने भी ऑर्गेनिज्म है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केलमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोडेटा, पाइसिस, है ना, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, जितने भी जीव हैं उन सबों में क्या पाया था, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मतलब क्या है, जैसे आप बोलते हो ह्यूमन के अंदर क्या पाया था, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया था, यानी माउथ से लेके एनल तक एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी नोज से लेके फेफड़ों की एलुलाई तक रेस्पिरेटरी सिस्टम है। हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम भी पाया जाता है, लिम्फ पूरी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम पाया गया। दूसरा हम बोलते हैं टिश्यू सिस्टम, यानी मस्कुलर सिस्टम, तो मसल्स पूरा एक सिस्टम अपने आप में। दूसरा नर्वस सिस्टम, मतलब अलग अलग टाइप से ऐसे बहुत सारे सिस्टम हमारी बॉडी में है। तो ऑनवर्ड प्लेटीहेल्मिन्थेस, इन प्लेटीहेल्मिन्थेस के ऊपर जितने भी जीव हैं उन सबों में क्या पाया जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। समझे, तो किन में सेल पाई जा रही है, तो ये हमारा क्या होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है वो चीज़ आपने यहाँ पे जान लिया, हैबिटेट आपने जान लिया, इसके बिहाफ पे जीव को अलग अलग उसमें क्लासिफाई किया गया। अब ये क्या कहना चाहता है थोड़ा वो देख लेते हैं। ये बोल रहा है कुछ लोअर मतलब छोटे जीव, लोअर इनवर्टिब्रेट्स। एनिमल्स को मैं फिर से बोल रहा हूँ, एनिमल्स को दो ग्रुप में क्लासिफाई गया है, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स मोस्टली वाटर में पाए जाने वाले होते हैं, जैसे लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्ज। तो मैं कुछ जैसे लोअर इनवर्टिब्रेट्स का मतलब मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ कौन से जीव होते हैं, तो आप सुने, हम लिख नहीं रहे हैं ना। तो पहला क्या, पहले आपने एनिमल किंगडम में एक सीक्वेंस पढ़ा होगा। सबसे पहले पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केलमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, फिर उसके बाद कोडेटा शुरू हो जाता है। यही आप पढ़ते हो, यानी पाइसिस, एम्फीबियंस, ये सारा सीक्वेंस जो है वो कोडेटा कहा गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो नॉन कोऑर्डिनेट है, कहाँ से लेके, शुरू से पोरीफेरा से लेके इकानोडर्मेटा तक जो भी नॉन कोऑर्डिनेट है, इन इनवर्टिब्रेट्स में भी लोअर इनवर्टिब्रेट्स यानी पहले के दो तीन, जैसे पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया। तो इसलिए इसने बोला है कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक दी स्पॉन्जिस, सिलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म बोला जाता है प्लेटीहेल्मिन्थेस को। ये चपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं एकदम चपटे, इसलिए उनको फ्लैटवर्म बोला जाता है। एक्सेट्रा एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बाय द सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस। इनकी पूरी बॉडी क्या करती है, अपनी बॉडी से कुछ ना कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं बाहर वाली बॉडी पे, वो केमिकल उस फूड को क्या कर देता है, बाहर ही गला देता है, और फिर इनकी पूरी इंटायर बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। तो इसलिए इसको बोला गया सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, फूड का इंटेक करते हैं इंटायर बॉडी सरफेस से। नाउ द इंपॉर्टेंट दैट इज अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के बारे में बोला, अर्थवॉर्म यूज देयर मोस्ट क्यूटिकल। अर्थवॉर्म बोलते हैं कि वो उसकी जो त्वचा होती है वो गीली होती है, और गीली होने की वजह से ये उसी से ही रेस्पिरेशन करता है। अगर वो सूख जाए तो फिर क्या वो रेस्पायर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम ही यही है। दूसरा इंसेक्ट,
इंसेक्ट हैव ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब, ट्यूब का नेटवर्क होता है, इसलिए उसको बोला था ट्रैकियल ट्यूब कहा जाता है। टू ट्रांसपोर्ट द एटमोस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी, जो एटमोस्फेरिक एयर को बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, तो वहां पर क्या होता है, इंसेक्ट में क्या पाया गया, ट्रैकियल ट्यूब पाई जाती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, अर्थवॉर्म किसके थ्रू रेस्पायर कर रहा है, और दूसरा यहाँ पर इंसेक्ट किसके थ्रू रेस्पायर कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड गिल्स। गिल्स जो होता है, एक वर्ड ध्यान रखें, गिल्स उन ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा जो पानी में पाए जाते हैं, मोस्टली उन ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा जो पानी में पाए जाते हैं। और गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोला जाता है ब्रैकियल रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बना कि भाई आपको मिलान करने के लिए आ जाएगा कि गिल्स एक साइड लिखा होगा, दूसरी साइड लिखा होगा ब्रैकियल रेस्पिरेशन, एक साइड लिखा होगा लंग्स लिखा होगा और उसके दूसरी साइड लिखा होगा पल्मरी रेस्पिरेशन। तो इस हिसाब से आपको ये याद रखने हैं। अब बोल रहा है गिल्स जो हैं आर यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। अब भाई आर्थ्रोपोडा में तो आप इंसेक्टा पढ़ते हो कि भाई इंसेक्ट लोग कब से पानी में पाए जाने लगे, तो भाई इंसेक्ट में एक पढ़ोगे आप लाइमुलस, है ना, लाइमुलस जिसको बोला था किंग क्रैब। ये एक लिविंग फॉसिल होता है, ये एक लिविंग फॉसिल है जो पानी के अंदर पाया जाता है, ठीक है, ये एक लिविंग फॉसिल है जो पानी के अंदर पाया जाता है। तो आपने इस चीज से क्या देखा कि एक लिविंग फॉसिल जो है वो पानी के अंदर पाया जा रहा है और वो क्या एक आर्थ्रोपोडा है। तो ये एक आर्थ्रोपोडा है, किंग क्रैब एक आर्थ्रोपोडा में आता है, याद रखना है। तो यहाँ पर हो गया कि एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा हो गए, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा हो गया। मोलस्का में सारा, जैसे आपने ऑक्टोपस देखा होगा, पिंक टाडा देखा होगा, है ना, वहां पे कटल फिश पड़ते हैं, ये सारे जो हैं वो उसमें पाई जाती है। फिर बाद बोल रहा है वेयर एज वैस्कुलराइज्ड बैग दैट इज कॉल्ड लंग्स ऑफ गैसेस, और वैस्कुलराइज्ड बैग दैट इज कॉल्ड लंग्स यानी पल्मोनरी रेस्पिरेशन आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म मतलब जमीन पे पाए जाने वाले जीव जो होते हैं वो लंग्स को यूज करते हैं मोस्टली फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अमंग वर्टिब्रेट्स। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने इनवर्टिब्रेट्स के बारे में बात करा, जो ऊपर लिखा हुआ था ये लिखा हुआ है इनवर्टिब्रेट्स। अब हम बात कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स के बारे में कि कुछ वर्टिब्रेट्स में भी क्या होता है, जैसे कि फिशेस यूज गिल्स। अब वर्टिब्रेट्स में भी क्या यूज कर रहे हैं, गिल्स यूज कर रहे हैं। वेयरएज एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू द लंग्स। अब वर्टिब्रेट्स में सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म मिला, वो फिशेस मिली, और फिशेस जो होती है उनके पास गिल्स पाए जाते हैं। नाउ द एम्फीबिया लाइक फ्रॉग कैन बी रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन दैट इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो तीसरा उस क्वेश्चन में ऐड करने के लिए ये आ गया क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे तीन तरह के रेस्पिरेशन आपने देखे, पहला ब्रैकियल रेस्पिरेशन जो कि यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा आपने देखा पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी लंग्स के थ्रू होने वाला, और जो मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है दैट इज कॉल्ड एज ए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ओके, ये आपने अदर ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल करी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि हमें इस पूरे टॉपिक में क्या अच्छे से पढ़ना है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और हम रेस्पिरेटरी सिस्टम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल करेंगे कि ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको क्या समझना है। ठीक है, तो आ जाते हैं। ये ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इस ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैं आपको देखो क्या क्या करूंगा, मैं आपको वो चीज़ें समझाऊंगा जो कोरिलेट करते हुए पूरे टॉपिक को कवर अप करता है और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो नीट में आपसे लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वो भी कवर अप करूंगा। यहाँ पर पहला लिखा हुआ है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पर क्या होता है आपको पता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। तो वो चीज़ आपको याद रखनी है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आते हैं, लंग्स आते हैं। अब पूरी कहानी अपनी बॉडी से शुरुआत करते हैं, नोज से। ये लिखा हुआ है कि ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप। अपर लिप जो है नाक के, है ना, ये दो ओपनिंग है, इसी को क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल कहा जाता है। इट लीड्स टू ए नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। नेजल चैम्बर से नेजल पैसेज के थ्रू ये क्या करते हैं, हमारे कहाँ तक पहुँचता है, फिरिक्स रीजन तक पहुँचता है।
अब फिरिक्स रीजन में पहुंचेगा तो वहाँ पे रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। फिरिक्स रीजन पे पहुंचेगा, फिरिक्स रीजन जो है वो लिरिक्स रीजन पे पहुंचेगा, लिरिक्स रीजन जो है वहाँ पे ट्रैकिया में ओपन करेगा। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ये वाला, जिसको बोला गया नेजल चैम्बर। इस नेजल चैम्बर की कुछ कहानी होती है। ह्यूमन बीइंग के अंदर एक नॉर्मल ह्यूमन है, ये उसकी नोज है। ये ह्यूमन की पूरी ये जो नोज है, जो ये बनाई हुई है यहाँ से यहाँ तक की, इस नोज में डिफरेंट पार्ट होते हैं। यहाँ पे हेयर होते हैं, यहाँ पर पिंक कलर का पार्ट होता है, ठीक है। अब इन सबों का एक अलग अलग रोल होता है। यहाँ पर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होती हैं, ठीक है। अब इस पूरी कहानी को थोड़ा समझते हैं कि व्हाट इज द नेजल पैसेज। ये जो पूरा का पूरा है ये होता है नेजल पैसेज। अब इस नेजल पैसेज को थोड़ा समझ लेते हैं। नेजल पैसेज या फिर नेजल चैम्बर बोलूंगा। नेजल चैम्बर हैज 3 पार्ट। नेजल चैम्बर के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं जी? पहला पार्ट को बोला जाता है वेस्टिब्यूल। क्या बोला जाता है? वेस्टिब्यूल पार्ट, वेस्टिब्यूलर पार्ट, वेस्टिब्यूलर पार्ट। अब वेस्टिब्यूलर से आपने क्या समझा? वेस्टिब्यूलर वो पार्ट होता है जहां पे हेयर एंड म्यूकस सीक्रेट होती है, यानी हेयर ग्रो करते हैं और म्यूकस सीक्रेट होती है। उस पार्ट को क्या बोला गया? वेस्टिब्यूलर पार्ट बोला गया, जो सबसे फ्रंट पे होता है। सेकंड बोला गया कि इसका सेकंड पार्ट जो होता है उसको बोला जाता है रेस्पिरेटरी पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट। अब रेस्पिरेटरी पार्ट जो है, उस रेस्पिरेटरी पार्ट को क्या बोला गया? रेस्पिरेटरी पार्ट बेसिकली डार्क पिंक या रेड कलर का अपीयर होता है। डार्क पिंक या रेड कलर का अपीयरेंस होता है उसका, ठीक है। थर्ड पार्ट होता है हमारी बॉडी, मतलब नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर का, वो होता है ऑल्फैक्टरी पार्ट। ऑल्फैक्टरी पार्ट। अब ये जो ऑल्फैक्टरी पार्ट लिखा हुआ है, ये ऑल्फैक्टरी पार्ट में हमारी एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको बोला था स्नेडेरियन मेम्ब्रेन। ये जो स्नेडेरियन मेम्ब्रेन होती है, ये स्नेडेरियन मेम्ब्रेन ही हेल्प करती है किसमें? मेम्ब्रेन। स्नेडेरियन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एंड हेल्प करती है, हेल्प्स इन ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन मतलब सूंघने में। तो क्या चीज़ बेसिकली आपने देखा, नेजल पैसेज के 3 पार्ट हैं, यानी नेजल चैम्बर के 3 पार्ट हैं। उन 3 पार्ट्स को आपने बेसिकली यहाँ पर समझा। पहला वेस्टिबुलर पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट, ऑल्फैक्टरी पार्ट। पहले वाले में हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होती है, दूसरे वाले में एक डार्क पिंक कलर का अपीयर्ड होता है, ऑल्फैक्टरी पार्ट वाले में एक स्नेडेरियन मेम्ब्रेन होती है, जिसका फंक्शन होता है, जिसकी हेल्प करती है किसमें? ऑल्फैक्शन के लिए। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि इन तीनों पार्ट्स का कोई ना कोई तो रोल होगा, तो इनका फंक्शन क्या है? तो हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ नेजल चैम्बर क्या है? फंक्शन ऑफ नेजल चैम्बर का अगर फंक्शन क्या है, वो अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? पहला फंक्शन ये लिखेंगे कि जो भी एयर आएगी तो आपके नोज के अंदर जो हेयर होते हैं वो किस लिए हेल्पफुल होते हैं? क्लीनिंग। कोई भी डस्ट पार्टिकल आएंगे तो उनको रोक लेंगे। क्लीनिंग और स्टेरिलाइजेशन ऑफ एयर, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एयर को भी स्टेरिलाइज करते हैं और क्लीनिंग करते हैं। दूसरा कि जो भी आप इनहेल्ड क्या बोलते हैं एयर होती है, उसको क्या लेके आते हैं? यानी इनहेल्ड एयर को ब्रिंग टू बॉडी टेम्परेचर। जो आपकी बॉडी टेम्परेचर है उस नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एयर कंडीशनिंग की तरह एक्ट करता है। एयर कंडीशनिंग की तरह एक्ट करता है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, तो ये क्या करता है? ऐड करते हैं मॉइस्चर।
मॉइस्चर को ऐड करता है कहाँ पर, जो भी आपने इनहेल्ड एयर की है उसको। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, फोर्थ पॉइंट होगा ऑल्फैक्शन, सूंघने में हेल्पफुल होती है। अब दोस्तों मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमने 3 पार्ट पढ़े नेजल चैम्बर के। दोस्तों 3 पार्ट आपको याद रखने, उनके फंक्शन नॉर्मली क्या होते हैं। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपसे ये भी चीज़ पूछा था कि फंक्शन ऑफ नेजल चैम्बर क्या है। जो आपने बुक में एक वर्ड लिखा है, मैंने थोड़ा उसको ब्रीफ करके समझाने की कोशिश करी है कि नेजल चैम्बर का फंक्शन क्लीनिंग ऑफ एंड स्टरलाइजेशन ऑफ एयर होता है। इनहेल्ड एयर को हमारी बॉडी टेम्परेचर लाने को एयर कंडीशनिंग की तरह भी हमारा काम करता है। कौन, वो जो पिंक कलर का पार्ट होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी पार्ट बोलते हैं। थर्ड पार्ट होता है जो ऐड मॉइस्चर, वो थर्ड पार्ट मॉइस्चर भी ऐड करता है। एंड फोर्थ पार्ट ऑल्फैक्शन। जैसे कि आपने कभी देखा होगा इस कोविड टाइम पे आप मास्क लगा के रखते हैं तो आपका पूरा मास्क है वहाँ पे क्या होता है, पानी पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो वो मॉइस्चर ही तो होती है। वो मॉइस्चर क्या होती है, अंदर इनहेल नहीं हो पाती। जो एयर आप इनहेल करते हैं उस की जगह मास्क पे ही एक्यूमुलेट हो जाती है। नाउ टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब इसने बोला थ्रो द नेजल पेसेस, यहाँ पे पढ़ लिया। अब बोला था नेजल चैम्बर ओपन इनटू द फिरिक्स। पहले यहाँ पे लिखा हुआ होता था नीजोफिरिक्स, बट अब लिखा हुआ है फिरिक्स। पुरानी एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे वहाँ पे नीजोफिरिक्स लिखा होगा। अब फिरिक्स क्या है, फिरिक्स ए पोर्शन ऑफ विच इट इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। हमने डाइजेशन इन ह्यूमन के बारे में, इस पूरे टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से समझा था, ठीक है। तो फिरिक्स के बारे में वहाँ पे हमने समझा था कि इसका जो वर्क है ये कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर होता है। फिरिक्स जो होता है वो ओपन करता है थ्रू द लिरिक्स रीजन इनटू द ट्रिकिया। देखो ये जो वर्ड होते हैं ना ये वाले, काफ़ी, ये लाइन काफ़ी अपने आप में कॉम्प्लिकेशन टाइप की होती है। तो इसका मतलब कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होती, समझ में हर किसी को आ जाती है। ये बोल रहा है कि ये आपका फिरिक्स है, ये आपका फिरिक्स है। फिरिक्स जो होता है वो ट्रैकिया में ओपन करता है बाय द हेल्प ऑफ लिरिक्स। तो पहले आएगा फिरिक्स, फिर आएगा लिरिक्स, फिर आएगा ट्रैकिया। तो इसने यही बोला है कि फिरिक्स ओपन करता है थ्रू द लिरिक्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। अब ये बात हमने पढ़ी थी कि लिरिक्स इज ए कार्टिलेजिनियस बॉक्स विच हेल्प इन द साउंड प्रोडक्शन एंड दिस इज कॉल्ड एज ए साउंड बॉक्स। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर है ना, थोड़ा सा मैं साइड में जा रहा हूँ और मैं तुम्हें कुछ फिरिक्स रीजन में, सॉरी लिरिक्स रीजन में कुछ टाइप की कार्टिलेज प्रेजेंट होती है जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको थोड़ा वो समझा देता हूँ, ठीक है। और वो कौन सी होती हैं तो थोड़ा वो देख लेते हैं। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि उन कार्टिलेज के बारे में जो आपसे इंपॉर्टेंट है, यानी लिरिक्स रीजन में कौन कौन सी कार्टिलेज पाई जाती है। तो देखो जो लिरिक्स रीजन है ना, ये कंटेन करता है हैज थ्री पेयर्ड एंड 3 अनपेयर्ड। 3 पेयर्ड और 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होंगी, कार्टिलेज प्रेजेंट होंगी। तो हम उसके बारे में यहाँ पर डिटेल करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि क्या डिटेल करना है कि लिरिक्स के 3 पेयर्ड और 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। अब मेंशन करें, यहाँ पे लिखें 3 पेयर्ड कौन सी कार्टिलेज होंगी और 3 अनपेयर्ड कौन सी कार्टिलेज होंगी, उनके बारे में लिखते हैं। अब देखो 3 पेयर्ड जो कार्टिलेज होती हैं उनका नाम होता है, पहली कार्टिलेज का नाम पढ़ेंगे पहली कार्टिलेज का नाम होता है एरिटिनोइड कार्टिलेज। एरिटिनोइड कार्टिलेज। सेकंड कार्टिलेज का नाम होता है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, या फिर इसको बोला था कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी भी कहा जाता है इसको। थर्ड जो कार्टिलेज होती है वो थर्ड कार्टिलेज का नाम है क्यूनिफॉर्म। ये बहुत छोटी छोटी सी कार्टिलेज होती हैं, है ना, और बोनी टाइप की होती हैं।
जो हमारे लिरिक्स रीजन में प्रेजेंट होती हैं। तो अभी हमने कौन सी कार्टिलेज के बारे में पढ़ा? हमने उन कार्टिलेज के बारे में पढ़ा जो कि पेयर्ड होती हैं। तो 3 पेयर्ड कार्टिलेज का नाम है एरिटेनोइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म। ठीक है, अब 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज कौन सी होती हैं थोड़ा वो देख लेते हैं। कार्टिलेज का नाम यहाँ पर होता है, पहली कार्टिलेज का नाम होता है एपिग्लोटी। एपिग्लोटी आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। एपिग्लोटीज जो होती है वो प्रिवेंट करती है फूड को इंटर करने के लिए किसमें? ग्लोटी में। एपी मतलब ऊपर, ग्लोटीज मतलब एक पोर्शन, एक छेद जिसके थ्रू क्या होता है? एयर इंटर करती है। ठीक है। सेकंड जो अनपेयर्ड होती है थायराइड, थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज। फोर्थ थर्ड, थर्ड कौन सी वाली है? क्रिकोइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज। अब 3 कार्टिलेज के बारे में आपने यहाँ पे पढ़ा। पहली कार्टिलेज कौन सी थी, दूसरी कार्टिलेज कौन सी थी और तीसरी कार्टिलेज कौन सी है? तो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या पढ़ा कि लिरिक्स हैज ए 3 पेयर्ड एंड 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज, जिनमें से लिखा हुआ है एरिटेनोइड, कॉर्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म, और 3 अनपेयर्ड होते हैं ई यानी एपिग्लोटिस, थायराइड एंड क्रिकोइड कार्टिलेज। अब यहाँ पर मैं कुछ ट्रिक बता देता हूँ आपको याद रखने के लिए। इन सबों को याद रखने का एक ट्रिक है। अनपेयर्ड को याद रखने के लिए याद करते हैं ACC, ये इसका एक सिंपल वो है, और इसका है CET, क्रिकोइड, एपिग्लोटी एंड थायराइड। इसको याद रखने का एक और तरीका होता है, और ऐसे भी कह सकते हैं क्यूट, दिस इज अनपेयर्ड, इसका मतलब है अनपेयर्ड, अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड भी आपको पता चलेगा, यानी एक क्रिकोइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, एपिग्लोटिस, यहाँ पर आपका एरिटेनोइड, क्यूनिफॉर्म और कॉर्निकुलेट, ये आपकी 3 हो गई। तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हो, यह आपका याद रखने का एक तरीका भी हो गया। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं। आपने लिरिक्स रीजन की बात कर ली। अब हो रहा है ड्यूरिंग स्वेलिंग, जब आप फूड को निगलते हो, है ना, जैसे आप फूड आप चिगत लेते हो फिर उसको निगलते हो, निगलते हो तो वो क्या करता है? स्वेलिंग, ग्लोटीज कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेज। क्वेश्चन है, एक थिन इलास्टिक कार्टिलेज जो होती है वो फ्लैप लाइक होती है, उसको बुलाता है एपिग्लोटी। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लिरिक्स, लिरिक्स में फूड को जाने से रोकती है। अब एक बेसिक चीज समझाना चाहता हूं आपको। ये मान लो ये रीजन जो है आपका फिरिक्स है, और इसी के जस्ट नीचे रीजन है उसको बोला गया लिरिक्स, और इसके जस्ट नीचे रीजन शुरू हो जाता है ट्रैकिया। मैंने ऐसे बोला ये ट्रैकिया है, ये लिरिक्स है। अब फिरिक्स जो है इससे इसमें ओपन, अब हम बात करें यहाँ पर, ये आपका क्या है? फिरिक्स रीजन है, फिर लिरिक्स रीजन है, और फिर मैंने आपका ट्रैकिया बना दिया। अब क्या होता है कि जो लिरिक्स, ये फिरिक्स के आगे वाला पोर्शन होता है हमारा ग्लोटीज, और पीछे वाला पोर्शन होता है हमारा गुलेट। तो गुलेट जो होता है ये तो ओपन कर जाता है जी एसोफेगस के अंदर, ये एसोफेगस के अंदर ओपन कर गया, मान लो ये एसोफेगस के अंदर ओपन कर जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन है आगे वाला, ये हमारा क्या होता है? एपिग्लोटी वाला होता है। तो ये रीजन जाएगा हमारा किसमें? लिरिक्स रीजन में, लिरिक्स के बाद ट्रैकिया में एंटर करेगा। तो यहाँ पर 3 चीजें लिखी हुई हैं, वो चीज थोड़ा ध्यान से देखें, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। ये होता है ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडेड अप द मिड थोरेसिक कैविटी। ट्रैकिया एक जो है एक्सटेंडेड ट्यूब है जो मिड थोरेसिक कैविटी तक जाती है। देखो थोरैक्स मतलब आपकी जो चेस्ट है उसको थोरैक्स बोला जाता है, जहां तक आपकी रिब्स होती हैं वो थोरैक्स है। ठीक है, अब उस रिब्स के मतलब चेस्ट के बिल्कुल मिड वाले पोर्शन को बोल दिया मिड थोरेसिक। वहां पर जाके जो हमारी ट्रैकिया होती है वो डिवाइड कर जाती है इनटू 2 लेफ्ट एंड द राइट ब्रोंकाई। तो ये लेफ्ट ट्रैकिया इज स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडेड अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी विच डिवाइडेड एट द लेवल ऑफ 5T। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना है। 5th थोरेसिक वर्टिब्रा यानी 5वें थोरेसिक वर्टिब्रे के लेवल पे ये जाके 2 उसमें डिवाइड कर, ये आई आपकी क्या? ट्रैकिया। ट्रैकिया वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करगी एट द लेवल ऑफ 5
टी, ये याद रखना है। इट्स ए राइट एंड द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ये लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड कर जाती है। अब ईच प्राइमरी यानी ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन ए वेरी थीन एंड द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब ये सारी कहानी से पहले मैं हल्का सा आपको कुछ समझा देता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं नीचे की ओर। ये देखें, सबसे पहले मैंने यहां लिखा है ट्रैकिया। ये जो ट्रैकिया है वो ट्रैकिया एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा यानी फिफ्थ थोरेसिक लेवल पर जाके क्या कर जाता है, डिवाइड करता है इनटू द राइट एंड द लेफ्ट ब्रोंकाई, ठीक है, यानी ब्रोंकस बोलेंगे। तो ये ट्रैकिया जो होता है वो पहले डिवाइड करेगा ब्रोंकाई में। अभी ब्रोंकाई के भी है ना टाइप होते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, इस टाइप से। तो ये फर्दर डिवाइड करेगा किसमें, प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस के बाद ये डिवाइड करेगा सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस के बाद डिवाइड करेगा टर्सरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस। और टर्सरी ब्रोंकस के बाद ये डिवाइड करेगा ब्रोंक्यूल्स में। टर्सरी ब्रोंकस के बाद डिवाइड करेगा किसमें, ब्रोंक्यूल्स में। ये डिवाइड कर गया ब्रोंक्यूल्स में। अब ब्रोंक्यूल्स से फिर डिवाइड करते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये डिवाइड कर गया। अब भाई टर्मिनल ब्रोंक्यूल में डिवाइड करता है तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल फर्दर डिवाइड करता है किसमें, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड करेगा। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड करेगा किसमें, एल्वुलर, एल्वियोलर, एल्वियोलर डक्ट में। और एल्वुलर डक्ट फर्दर डिवाइड करता है किसमें, एलुलाई में, एल्वियोलाई में। ये इसमें डिवाइड करेगा। अब समझें, देखो क्या, पहला आपने लिखा है ट्रैकिया। ट्रैकिया फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड करा, और डिवाइड करने के बाद वो ब्रोंका है, ब्रोंका से प्राइमरी ब्रोंका है, सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड करता है, और फाइनली टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड करा। अब यहां से जो रीजन है, कहां से, आपके इस रीजन से लेके मिड ऑफ द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के रीजन को बोला जाता है कंडक्टिंग, कंडक्टिंग पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट का मतलब हुआ कि ये सिर्फ कंडक्ट करता है एयर को, कहां से, नोज के, एक्सटर्नल नोज से हमारे ट्रैकिया के ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के मिड तक। अब इस टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के मिड के बाद का जो रीजन होता है, इसी के मिड के जो पास के एंड का जो रीजन होता है उसको बोला जाता है रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज, या एक्सचेंज पार्ट। तो आपने क्या चीज जानी, हमने ये चीज जानी जी कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंका है, ब्रोंका से प्राइमरी, ये सारा सीक्वेंस में डिवाइड करेगा। कहां से कहां तक के पार्ट को कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं और कहां से कहां के पार्ट को रेस्पिरेटरी पार्ट बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये आगे भी आप पढ़ोगे, ठीक है। ये आगे मैं फिर से आपको बताऊंगा और समझाऊंगा इसको, फिर से वहां पे लाइनें लिखी आएंगी इसके बारे में, ठीक है। अब हम अपनी एनसीईआरटी पे आते हैं। एनसीईआरटी इसके बारे में क्या एक्सप्लेन करती है, ठीक है। एनसीईआरटी सेम उन्हीं लाइनों को एक्सप्लेन करेगी जो हमने अभी जस्ट पढ़ी है। एनसीईआरटी के बारे में इसने ये बोला, आगे एनसीईआरटी में बोला है कि ईच ब्रोंकाई is undergo repeated division to form a secondary and tertiary bronchi and the bronchioles ending up at a very thin terminal bronchioles. The trachea, primary, secondary and the tertiary bronchi and the initial bronchiole are supported by the incomplete cartilage. याद रखना है, क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग का ये जो पोर्शन है कंडक्टिंग पार्ट वाला, ये कंडक्टिंग पार्ट जो है ये क्या होता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेज होती है इसमें।
इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग होती है, कार्टिलेजनियस होता है ना, हाफ रिंग लाइक होगा बस। उसके बाद इसने बोला इनकम्प्लीट बोल दिया, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाएगी। जैसे आप अपने ट्रैकिया को आगे से छू के देखें, आपके गले को छू के देखें, तो जो आगे की साइड जो तुम्हें रिंग सी यानी ट्रैकिया की जो रिंग सी महसूस होती है वो वन साइडेड है, पीछे की ओर तो खुला है क्योंकि उसके जस्ट पीछे एक क्या है, एक सीट होती है ना, एक कवरिंग होती है बस ओनली, है ना, लिगामेंट टाइप का होता है वहां पे। अब ये क्या होता है पूरा, क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होगी। अब हो रहा है ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बारे में बोला कि ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव्स राइज टू ए नंबर ऑफ वेरी वेरी थीन वेरी थीन वेरी थीन वेरी थीन irregular walled and vascularized bag like structure that is called alveoli। निट 2013 का ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, निट 2013 का क्वेश्चन है। कौन से वाला क्वेश्चन है, एलुलाई के बारे में पूछा हुआ था। 4 ऑप्शन में ऐसे बोल्ड करके वर्ड की लैंग्वेज लिख रखी थी और उनमें से एक एलुलाई के बारे में लिखा होता और ये डायग्राम बना रखा था, ठीक है, और उनमें से करेक्ट बताना था। करेक्ट एलुलाई वाली लाइन थी। क्यों, क्योंकि बच्चों को ना कंफ्यूजन यहाँ पर थी कि एलुलाई के बारे में देखोगे और पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि थिन होती है, भाई बहुत पतली होती है एलुलाई की, एपिथेलियम पाई जाती है सिर्फ वहाँ पर, और एपिथेलियम बहुत थिन होती है। इरेगुलर वॉल, इरेगुलर वॉल से सब कंफ्यूज्ड, क्योंकि एलुलाई का स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो तो वहाँ पे इरेगुलर जिगजैग टाइप से वो स्ट्रक्चर दिखेगा। वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक होता है, वैस्कुलराइज्ड मतलब वहाँ पे वेसल्स यानी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी, दैट इज कॉल्ड एलुलाई। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एलुलाई कंप्राइजिंग द लंग्स। ये जो पूरा अभी आपने लास्ट में पढ़ा था ट्रैकिया के बाद का, वो सारा का सारा क्या कंप्राइज करता है, वो कंप्राइज करता है लंग्स को बनाते हैं वो सबके सब मिलके। नाउ अब बोल रहा है वी हैव द टू lungs which are covered by double layered pleura and which pleural between them यानी उनके बीच में एक pleural fluid होता है between them which reduce the friction of the lungs। ये याद रखना है। what is the work of pleural fluid, pleural fluid का कहीं पे भी होगा, जैसे हम अपना मायोकार्डियल फ्लूइड बोल दिया या फिर ये फ्लूइड बोल दिया, प्लूरल फ्लूइड बोल दिया जो प्लूरा के बीच में है, तो इन फ्लूइड्स का काम होता है सिर्फ दो लेयर के बीच में घर्षण को रोकना, है ना, यानी फ्रिक्शन को रोकना। यानी दो वॉल अगर रगड़ेंगे आपस में तो पेन होगा, तो उस पेन को ये रिड्यूस कर देता है। नाउ द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज, इसको थोड़ी देर बाद में देखेंगे, उससे पहले हम डायग्राम पे आ जाते हैं और इसकी कुछ लाइंस को देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, मैं प्लूरा के बारे में कुछ बता दूं आपको। पहले एक काम करते हैं, प्लूरा के बारे में देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं लंग्स का डायग्राम आपको समझा देता हूँ। ये देखो, ये हमारा लंग्स का डायग्राम दे रखा है। इसमें सबसे पहले आप एपिग्लोटी ऊपर से देखना शुरू करें, ये एपिग्लोटी बना रखी जी साहब। ये एपिग्लोटी जो है वो हमारे लिरिक्स रीजन के ऊपर, लिरिक्स में दो ओपनिंग होती हैं। कौन कौन सी ओपनिंग होगी, एक होती है लिरिक्स में तो सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, वो होती है, उसको क्या बोला था, ग्लोटी बोला जाता है। जो ग्लोटी को कवर करे वो एपिग्लोटी, ठीक है, ये हो गया। अब बोला लिरिक्स में, लिरिक्स के बाद आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया आपको रिंग लाइक दिख रहा है पूरा का पूरा। ट्रेकिया के बाद यहाँ पर आया ब्रोंकस, जिसको आप ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है, ब्रोंका या ब्रोंकस। अभी ब्रोंकस फिफ्थ, यानी ये जो है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रल लेवल पे डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद आपको लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई मिल जाती है। ब्रोंकाई के बाद आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जैसे एंड में यहाँ पे एलुलाई का स्ट्रक्चर को देखो जो नीट का क्वेश्चन रह चुका है, ठीक है। उस एलुलाई तो एंड में है, उससे पहले क्या है, ब्रोंक्यूल्स है। तो यहाँ पर किन किनों ने बनाया, यहाँ पे हम पढ़ते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल के बाद क्या बना आपका एलुलाई, यही तो बनते हैं। तो हो गया कंप्लीट एक पाथ, यानी जो आपके लंग्स का फॉर्मेशन करते हैं वो ये तीन ही तो करते हैं। नाउ अब यहाँ पर लंग्स की दो वाल दिखाई दे रही हैं आपको, जिनको प्लूरल मेम्ब्रेन बोला गया है। इन दो वॉल्स को देखें, प्लूरल मेम्ब्रेन मतलब है यहाँ पे ये दो लेयर जो दिखाई दे रही हैं, ये दो लेयर्स को बोला गया प्लूरल मेम्ब्रेन। इन दो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोला जाता है प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड यानी मेम्ब्रेन के बीच में उसी नाम से रख दिया तो प्लूरल फ्लूइड हो गया। यहाँ पर एक मसल है,
जिसको डायफ्रामेटिक मसल बोलते हैं, डायफ्राम प्रेजेंट होता है। और डायफ्राम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अगर मान लो एक्सीडेंट के टाइम पे इसमें मान लो कोई रोड घुस जाए या फिर मान लो इसमें ये फट जाए, तो क्या लंग्स ऊपर नीचे हो पाएंगे? तो उसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होना शुरू हो जाएगी, वो गहरी गहरी सांस लेगा पेशेंट, ठीक है। तो मैक्सिमम पेशेंट ऑन द स्पॉट इस वजह से मर जाते हैं कि उनका अगर डायफ्राम अगर रप्चर कर जाए, फट जाए उसी टाइम पे, तो उन पेशेंट्स में क्या देखने को मिलेगा कि रप्चर करने की वजह से ऑन द स्पॉट मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके लंग्स जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। यहाँ पर कुछ कट्स ऑफ रिप दिखा रखा है, यानी आप रिप को काट दें यहाँ से तो आपको तब जाके फेफड़े दिख रहे हैं, और ये आपके फेफड़े हैं। अब फेफड़े की पूरे की कहानी को मैं यहाँ पे दोबारा आपको समझाता हूँ, क्या फेफड़ों के बारे में हमें आपको पढ़ना है। जूम आउट, डायग्राम पे आते हैं। ये आपके लंग्स हैं, राइट और लेफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी मैं कुछ समझा रहा हूँ तो समझें एक बार ना, इस लेवल पे समझे मैं क्या समझाना चाहता हूँ। देखो, हमारा जो लंग्स होता है, राइट वाले लंग्स में दो फीचर पाए जाते हैं, फीचर्स। फीचर्स फीचर्स मतलब उसको डिवाइड करने के लिए एक फीचर्स को बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल फीचर, और दूसरे फीचर को बोला जाता है ऑब्लिक फीचर। उसी की जगह लेफ्ट वाले लंग में सिर्फ दो फीचर पाए जाते हैं, मतलब एक फीचर पाया जाता है, और लंग दो हिस्सों में डिवाइड कर जाता है। राइट वाले में 3 लोब पाए जाते हैं, लेफ्ट वाले में सिर्फ 2 लोब पाए जाते हैं। राइट वाले में 3 लोब हैं और लेफ्ट वाले में एक सिंगल लोब है। अब जो ये फीचर है, इस फीचर का नाम होता है, फीचर मतलब जो इसको डिवाइड कर रहा है, इसका नाम होता है साहब हॉरिजॉन्टल फीचर। इसका नाम होता है हॉरिजॉन्टल फीचर, ये आपको याद रखना है। ये देखो, ये कुछ ऑब्लिक टाइप का नहीं दिख रहा। जब आप कभी किसी ट्राइंगल को बनाते हो या फिर किसी भी आप डायगोनल करते हो, तो डायगोनल एक ऑब्लिक टाइप का होता है ना, तो ये ऑब्लिक टाइप का दिख रहा है आपको, तो इसलिए इसका नाम होता है ऑब्लिक फीचर। ऑब्लिक फीचर। अब दो वर्ड याद रखने, राइट वाले में आपको 2 फीचर मिलेंगे, एक हॉरिजॉन्टल फीचर होता है और एक ऑब्लिक फीचर होता है। तो आप तो क्या तो ऐसे याद रख सकते हो कि इसके अंदर 2 फीचर होते हैं, इस वजह से ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, और लेफ्ट वाला जो होता है उसमें एक फीचर होता है, इसलिए वो 2 में डिवाइड करता है। तो इस वाले फीचर को भी क्या कहा जाता है, लेफ्ट वाले को भी ऑब्लिक फीचर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? ऑब्लिक फीचर कहा जाएगा। एलोलाई के बारे में जस्ट अभी आपने देखा कि एलोलाई की एक वैल्यू मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। हमारे ईच है ना, एलोलाई के वन साइडेड अगर हम बात करें तो उसमें आपको 300 से 350 मिलियन एलोलाई पाए जाएंगे। 300 से 350 मिलियन एलोलाई पाए जाएंगे। कहाँ पर? हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है। ये चीज़ आपने भी फिलहाल देखी। दूसरा, मैं ट्रकिया के लिए कुछ पॉइंट लिख देता हूँ। ट्रकिया के बारे में क्या लाइन लिखनी है वो आप यहीं पे लिखें, अपनी बुक में लिखें, कॉपी में लिखें। जो मैं बता रहा हूँ वो कॉपी में लिखें साथ साथ में, यानी बुक के अंदर। ट्रकिया के बारे में एक पॉइंट लिखें। ट्रकिया के बारे में लिख रखें, ट्रकिया इज सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट मतलब सी शेप्ड रिंग ऑफ हाइलीन कार्टिलेज, ठीक है। जो प्रिवेंट करती है, इसका वर्क क्या हुआ, जो प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट ट्रैकिया को प्रिवेंट ट्रैकिया के बारे में लिखना है, ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, है ना। ट्रैकिया को कोलैप्स करने से प्रिवेंट करने के लिए ये पाई जाती है। दूसरा, जो इसके अंदर एपिथेलिया पाया जाता है वो होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल सिलिएटेड एपिथेलियम। तो देखो, सूडो स्ट्रेटिफाइड बोल दो या सूडो ट्रांसलेटेड सिलेटेड एपिथेलियम बोल दो, क्योंकि कुछ सीलिया टाइप की हमारे ट्रेकिया में भी पाई जाती है।
तो वो चीज़ आपको याद रखनी है, इतना डिटेल में जाना नहीं है, 2 वर्ड आपको याद रखना है जो मैंने आपको यहाँ बोले हैं। ट्रेकिया के बारे में मैंने आपको यहाँ बता दिया, ऑब्लिक फिशर ये पूरा बता दिया। अब एक थोड़ा सा और वापस चलते हैं डायग्राम में। डायग्राम में यहाँ पर लिखा हुआ है जहाँ पर हमारा हार्ट लोकेटेड होता है ना, उस रीजन को बोला था कार्डिक नॉच। ये जो पोर्शन बना हुआ है इसको बोला था कार्डिक नॉच, कार्डिक नॉच, जहाँ पर हमारा हार्ट लोकेटेड होता है। ठीक है, कार्डिक नॉच हो गया, या फिर इसको मीडियस्टिनम भी बोलते हैं। ये मीडियस्टिनम वर्ड जो है या फिर कार्डिक नोच है, जब आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आओगे तो जब एनाटॉमी पढ़ोगे तो वहाँ पर पूरा आपको मीडियस्टिनम, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, है ना, ये सारा का सारा आप सब पढ़ोगे। ठीक है, दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, क्या है क्वेश्चन, वो डायफ्राम के बारे में है। डायफ्राम को आप बोल्ड करके लिख लें, इसके नीचे यहीं पे इसके बारे में एक लाइन कि अच्छा, इसका मैं कार्डिक नोच लिख के भूल गया। कार्डिक नोच के बाद यहाँ पे इसको एक और वर्ड बोलते हैं, मीडियस्टिनम भी बोलते हैं, मीडिया एस्टिनम भी बोलते हैं, इसको आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पर कुछ डायफ्राम के बारे में लिख रहा हूँ। डायफ्राम में की जो नर्व सप्लाई होती है उस नर्व सप्लाई को बोलते हैं फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व। आप इस लेवल पे फिलहाल यही पढ़ें, इसकी रूट वैल्यू की जरूरत नहीं है, एमबीबीएस में आओगे तब आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये क्वेश्चन है अपने आप में, लास्ट ईयर के एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि फ्रेनिक नर्व जो होती है, देखो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की नर्व्स होती है। आपने टोटल 12 क्रेनियल नर्व पढ़ी होंगी। ठीक है, 12 क्रेनियल नर्व में हम डिफरेंट टाइप की क्रेनियल नर्व के बारे में पढ़ते हैं। ऑल्फैक्टरी हो गई, ऑप्टिक होगी, ऑक्यूलोमीटर होगी, ट्रोक्युलर होगी, है ना, ट्राइजेमिनल होगी, अब्ड्यूशंस, फेशियल, वेस्टिबुलर, ये मतलब ऐसी टाइप की टोटल आपकी 12 क्रेनियल नर्व होती हैं। और उसके बाद कुछ उन्हीं की ब्रांचेज होती हैं, जिनमें से एक का नाम यहाँ पे बोल रहा हूँ फ्रेनिक नर्व। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा याद रखना है। अब हमने दोस्तों इस पूरे डायग्राम की जो भी कहानी थी वो सारी की सारी यहाँ पे डिटेल कर ली है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल अबाउट दैट। नाउ मुझे यहाँ पे प्लूरा के बारे में थोड़ा बताना है। प्लूरा के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब इसने बोला देखो फेफड़ों, अब फेफड़े आपको दिख ही रहे हैं, आपके ये फेफड़े आपको दिख रहे हैं। फेफड़े की आप अंदर की लेयर को देखो, जो ये अंदर की लेयर है, ये वाली जहां मैं डार्क कर रहा हूँ, ये अंदर की लेयर है। तो ये किसके टच में है, ये टच है जी फेफड़ों के। और जो बाहर वाली है ये किसके टच में, ये टच है रिब्स के टच में है। ठीक है, तो जो फेफड़ों के टच में होगी उसमें अलग टाइप की ब्लड सप्लाई होगी, और जो रिब्स के टच में होगी उसके अंदर अलग टाइप की ब्लड सप्लाई होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, दोनों सेम ही है, तो दोनों के अंदर ब्लड सप्लाई तो सेम होनी है, बट उनका कुछ वर्क और कुछ फंक्शन जो होगा थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी हुई, उन लाइनों के अकॉर्डिंग हम कोड करते हैं, फिर प्लूरा के बारे में करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी हैव द टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय द डबल लेयर दैट इज कॉल्ड प्लूरा। जो लंग्स होती है, लंग्स की जो 2 लेयर होती है उनको बोलते हैं प्लूरा, और हार्ट के अंदर बोलते हैं पेरिकार्डियम, है ना, मतलब उसकी जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम, सॉरी पेरिकार्डियम नहीं। अब इसमें बोल दिया कि विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन दैम इट रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ द लंग्स सरफेस, लंग सरफेस को उसको करता है। अब देखो ये आ गया वो लाइन जो मैं अभी समझा रहा था। अब आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है, इट इज अ क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक वॉल। थोरेसिक वॉल मतलब क्या, आपकी जो चेस्ट है ये थोरेक्स की वॉल है, इसके बाहर की ओर जो टच है यानी रिब्स के जो टच होगा उसको थोरेसिक वॉल बोल दिया। और जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो अटैच्ड होगी किसके, लंग्स के। तो आगे आते हैं फिर देखते हैं। तो थोरेसिक लाइनिंग, इसने यहाँ पर क्या लिख दिया, जो आउटर वाली वॉल है वो अटैच्ड है किसके, थोरेसिक लाइनिंग के। whereas the inner pleural membrane is contact with the lungs, यही तो मैं समझा रहा था, लंग सरफेस के। अब बोल रहा था पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। ये मैं समझा चुका हूं थोड़ी देर पहले कि हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से मिड ऑफ टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक के रीजन को बोला जाता है कंडक्टिंग पार्ट, whereas the alveoli and the other duct for the respiratory exchange or exchange part of the respiratory system, ये बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता चुका हूं, मैं रिपीट करता हूं और समझाता हूं उसको कहां पढ़ा था हमने। बैक आ जाओ, हमने ये पढ़ा था, तो मैंने ये लिखा था, ये समझाया था
कि कंडक्टिंग पार्ट कौन सा बता रहा हूँ। मैंने फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से बता रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कहाँ से, मतलब फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा नहीं, मतलब ट्रैकिया, जो ट्रैकिया गलत लिखा है मैंने, ये ट्रैकिया थोड़ा, ये लाइन आएगी यहाँ पर कि फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे ट्रैकिया जो होता है वो डिवाइड करता है। हाँ सही बात है, सही बात है, ये सही बात है कि ट्रैकिया जो होता है वो डिवाइड करता है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे, मैंने ये लिखा है, हाँ ठीक है सही बात है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड करता है और लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई का यानी ब्रोंकस का फॉर्मेशन करता है। तो कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बोल रहा था कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमोस्फेयर। कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या होता है वो देख लो। कंडक्टिंग पार्ट का साहब काम कुछ नहीं होता, एटमोस्फेयर को, एयर को लेके आएगा और एलोला तक पहुंचाएगा, उसको क्लियर करने का काम आपका नेजल चैम्बर कर रहा है। इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल, ह्यूमिडिफाइड मैंने बोल दिया, एयर कंडीशनिंग की तरह वर्क करेगा, ह्यूमिडिफाइड यानी उसमें मॉइस्चर भी ऐड कर देगा, एंड ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर यानी एयर कंडीशनिंग, तो ये मैंने पहले बता चुका हूँ, है ना। एंड एक्सचेंज पार्ट ऑफ द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर, ये होता है साहब, ठीक है। लेकिन अभी तक मैंने प्लूरा के बारे में नहीं पढ़ा, है ना। आप तो सर कह रहे थे प्लूरा प्लूरा पढ़ाओगे, तो दोस्तों प्लूरा पे चलते हैं वापस, पहले प्लूरा पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे के टॉपिक को कंटिन्यू कर लेंगे। नाउ द प्लूरा, ठीक है। मैं प्लूरा के बारे में आपको यहाँ समझाता हूँ। देखो लिखें प्लूरा के बारे में, आपको पता है जो प्लूरा है इसकी दो मेम्ब्रेन है, एक इनर है और एक आउटर है। जो आउटर है और एक क्या है, एक इनर है। जो आउटर वाली है, बाहर वाली पैराइटल, पेरीफेरी, है ना, पैराइटल, उसको बोला था पैराइटल। तो आउटर वाली पैराइटल यानी पेरीफेरी टाइप की होगी। इनर वाली जो होती है वो विसरल होती है। विसरल मतलब क्या हो गया, हमारे जो ऑर्गन है, लंग्स जो हैं वो क्या है, वो विसरल हैं, ठीक है। इस हिसाब से आप उसको याद रखना है। एक यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है, एडम्स एप्पल, एक वर्ड है AD, एडम्स एप्पल, एक वर्ड पढ़ोगे आप कहीं ना कहीं। इस एडम्स एप्पल का सिंपल वर्ड होता है लिरिंजियल, मतलब थायराइड, थायराइड कार्टिलेज जो होती है, प्रोमिनेंस यानी इनलार्जमेंट इन मेल एट प्यूबर्टी। कुछ लोगों में आप क्या देखोगे, उनके गले में कंठ सा निकल जाता है, उस कंठ जो निकल जाता है उसको बोला जाता है एडम्स एप्पल, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि काफ़ी बार आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट्स में आपने देखा होगा कि फेफड़ों में नीचे की साइड क्या होता है, एक स्पेस होता है, वहाँ पर क्या होता है कि फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है ना, जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। वो प्लूरल फ्लूइड अगर वहाँ इकट्ठा हो जाता है तो इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा, एक वर्ड यूज करेंगे, एक वर्ड आएगा इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा, तो वर्ड याद होना चाहिए, इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा, दैट इज कॉल्ड प्लूरिसी। इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा दैट इज कॉल्ड प्लूरिसी, ये याद रखना है। दूसरा, अगर फ्लूइड जो होता है, काफ़ी बार आपने देखा होगा कई लोगों के अंदर निमोनिया हो जाता है, या कैंसर के पेशेंट देखे होंगे, तो निमोनिया कैंसर के पेशेंट के अंदर क्या होता है, जो लंग्स होते हैं उन लंग्स में दो वाल्स होती है ना, वहाँ पर उसकी जो प्लूरल कैविटी होती है, उस प्लूरल कैविटी में फ्लूइड के भर जाने को कहा जाता है, यानी एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी। अगर प्लूरल कैविटी के अंदर अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है, किन कंडीशन में, इन कैंसर
एंड निमोनिया। निमोनिया ज़्यादातर आपने लोगों को सुना होगा, निमोनिया को याद रखना आपको, कैंसर को इतना वो याद नहीं रखना। निमोनिया यानी एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी इन कैंसर एंड द निमोनिया, ठीक है, इसको कहा जाता है प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, काफ़ी बार क्या होता है कि एयर का, अगर मान लो प्लूरल कैविटी के अंदर अगर एयर बढ़ जाती है, ये कब कहा गया, ये मैंने तब कहा जब उसके अंदर कोई फ्लूइड इकट्ठा होगा। अगर फ्लूइड इकट्ठा होगा यानी पानी भर गया, मान लो पस इकट्ठी हो गई है ना, तो उसको बोला जाता है प्लूरल इफ्यूजन। लेकिन अगर किसी पेशेंट में एयर इकट्ठी हो जाती है इस प्लूरल कैविटी के अंदर, तो उसको बोला जाता है न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स, ठीक है, क्या बोला गया, न्यूमोथोरैक्स। अगर एयर भर जाएगी तो उसको बोला गया न्यूमोथोरैक्स। अगर फ्लूइड का मतलब यहाँ पर हो गया वाटर या पस, पस को कहा जाता है एब्सिस भी कहा जाता है ना, एब्सिस भी कहा जाता है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक इकट्ठा होगा तो नाम बदल गया, उस हिसाब से आप उसको याद रखोगे। तो ये हमने पढ़ लिया प्लूरा के बारे में, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं हम अपने इस टॉपिक को। अब ये पूरा कंडक्टिंग जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू है, ठीक है, हमें इस पूरे को ही डिटेल करना है। ये पूरी कहानी जो है कंटिन्यूसली है। अब ये कहानी किस टाइप की है, ये मैं इसको थोड़ा सेपरेटली बताऊंगा और वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं इसमें आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो वेट फॉर नाउ, तो नेक्स्ट पैरे को, नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, शेयर एंड कमेंट, अपने डाउट को कमेंट करें, साथ साथ में पढ़ें। कोशिश करूँगा आपके लिए रोज़ वीडियो लाऊँ, बट लैक ऑफ टाइम, सॉरी, समझ सकते हो आप MBBS स्टूडेंट के साथ क्या होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा ये है, लैक ऑफ टाइम है, और इसलिए आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा। थैंक यू।